हाय फ्रेंड्स। आज जिस बुक की बात हम करने जा रहे हैं वो वन ब्रेकिंग इंडिया। और ये बुक जो है वो लिखी है संजय दीक्षित जी ने। ये बुक स्टार्ट होती है, इसके तीन पार्ट हैं बेसिकली। पार्ट वन में ये जो 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट 50 ईयर्स हैं, जिसमें ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, फिर इंडिया आज़ाद होता है, और फाइनली ये कुछ साल आज़ादी के बाद के 8-10 साल को कवर, उसके विभिन्न पहलुओं को कवर करने की कोशिश की गई है। पार्ट टू में ये कश्मीर के बारे में बात करते, कैसे कश्मीर एक मुसलमान स्टेट बना और आज तक इसमें वहाँ क्या क्या हुआ है, वो किस तरह के अटैक्स हुए हैं, उस तरह की बातें हैं इसमें। और पार्ट थ्री में ऑथर बात करते हैं जो CAA और 370 हैं उसके बारे में, का 4-5 चैप्टर हैं। और पार्ट फोर ये दिल्ली राइट्स के बारे में है, जो शायद बाद में ऐड किया गया इसमें। तो ये जो बुक है ये एक तरह से काफ़ी फैक्ट्स है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं, और इसमें तकलीद की बात की गई है, इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन जो इस्लाम के हवाले से यूज़ हुआ है फर्स्ट 50 ईयर्स में, जो इंडिया की 1950 से पहले, जो 20th सेंचुरी जो फर्स्ट 50 ईयर्स से वहाँ पे जो इस्लाम ने यूज़ किया, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे मुस्लिम, उन्होंने जिस तरह से इस्लाम को यूज़ करके अपने अपने गोल्स जो थे उनके, वो उसको लेने की कोशिश की, उसके बारे में बात की गई है। तकलीद के बारे में बात की गई है। तकलीद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मुस्लिम्स में जो जिसके मतलब आम मुसलमान को अकल का इस्तेमाल करना वर्जित है। वर्जित मतलब आप धर्म के मामले में आप कोई टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं बोल सकते। धर्म के मामले में सिर्फ जो है, जो मौलाना है, जो जिनके पास डिग्री है मौलाना की, या जो काजी हैं, जो रिलीजियस धर्म गुरु हैं, सिर्फ वही बोल सकते हैं, आम मुसलमान नहीं बोल सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तो मुझे नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि कोई इस्लाम के बारे में कुछ बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सके। खैर, इसकी वजह से मुझे लग रहा है ये प्राइमरी रीज़न है कि जब कोई बोल ही नहीं पाएगा किसी भी कुरीति के बारे में इस्लाम के अंदर, और फाइनल जो वर्ड होगा वो किसी मुफ्ती का या किसी और का होगा, धर्म गुरु का होगा, तो यहाँ रिफॉर्म वगैरह कैसे होंगे। तो उस तरह की चीज़ें हैं इसमें। खैर, ऑथर और रिफॉर्म्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके बहुत सारे टॉपिक्स जो उन्होंने टच किए हैं इसमें, और 20th सेंचुरी से लेके आज तक, और उसी के ऊपर ये बुक लिखी हुई है। जो इनका ये बुक स्टार्ट होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो पार्टीशन जो हुआ है बंगाल का, वो अंग्रेज़ों ने उनको एक तो बंगाली जो नेशनलिज्म था उसको उन्हें ख़त्म करना था, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। दूसरा, कांग्रेस को उन्हें वीक करना था। और तीसरा, उन्होंने इसके साथ साथ जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लग जाए, तो वो काम उन्होंने किया। उन्होंने वहाँ पे बाद में जब बंटवारा कर दिया तो उसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की एक चीज़ बनाई, जिसमें हिंदू अपने लीडर तय करेगा और मुसलमान अपने। तो इन सब चीज़ों से जो मुस्लिम हायर क्लास था, अपर क्लास था, जो पावर में था, वो बहुत खुश था, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने इसका विरोध किया, और फाइनली बंगाल का यूनिफिकेशन हुआ। लेकिन जो स्पेशल प्रिविलेजेस मुस्लिम्स को दी गई, उस तरह की प्रिविलेजेस कांग्रेस भी आज़ादी के बाद उन्हें देती रही। वक्फ बोर्ड बनाया, उनको अपना पर्सनल लॉज उनको फॉलो करने दिए, जबकि हिंदुओं के पर्सनल लॉज ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह की बहुत उनको प्रिविलेजेस वो देते रहे। और जैसे जो तकलीद की बात होती है, उसमें इस्लाम में सरकार ने भी कोशिश नहीं की कि भारतीय मुसलमानों में कोई रिफॉर्म हो। और जो धर्म गुरु हैं उनका उनका ये काम है ही नहीं। वो तो जितने लोग उनके पास आए उनके लिए अच्छा है, अगर लोग जितना ज़्यादा फॉलो करें उनके लिए अच्छा है। तो आम लोग जो थे वो कुछ कह ही नहीं सकते इस्लाम के बारे में, उनको वर्जित है, वो तो बोल ही नहीं सकते, और बाकी लोगों को लेना देना नहीं है। नरसिम्हा राव जी ने
जो थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनको तो सही बोला था कि जो खड्डे में पड़े रहना चाहते हैं तो रहने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। वही बात है कि किसी ने कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इतना जड़ हो चुका है ये सिस्टम जो है भारत में मुस्लिम्स का, कि उसमें कोई हाथ डालना नहीं चाहता है। पता नहीं क्या निकल के आएगा इसमें से। तो ये किताब इस तरह से, ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई है पिछली सेंचुरी में और आज भी चलती है, लेफ़्ट ग्रुप जो हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं, उनमें ऑथर ने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है कि जो प्री पार्टीशन इंडिया में जो मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स थी, जिस तरह के नारे उन्होंने उस समय लगाए, उसी तरह के, लगभग उसी तरह के नारे सीएए की प्रोटेस्ट में लगाए गए, और इसमें लेफ़्ट के लोग भी शामिल हुए। लेफ़्ट के लोग जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं, वो मनुस्मृति वगैरह तो जलाने की बात करते हैं, लेकिन शरीयत के बारे में उनको वो कुछ कह ही नहीं पाते, उनकी ज़बान खुलती ही नहीं, वो मतलब बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। जबकि शरीयत में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मतलब जो मॉडर्न नहीं है। तो मनुस्मृति को तो ये जलाने की, फाड़ने की बात करते हैं, कई तो जलाते भी हैं, प्रदर्शन करते हैं तो, लेकिन शरीयत के बारे में ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट बना है, उसमें जो हिंदू है वो फील करता है कि ये मुसलमानों को इस तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है, जबकि हिंदुओं के तो वो ये जो मन में आता है जो बोल देते हैं। 60s में 70s में कम्युनिस्टों ने तो हिंदुओं को पानी पी पी कर गाली दी है, हिंदू धर्म को। अभी कुछ साल पहले तक करुणानिधि ने तो ये कहा था कि राम क्या इंजीनियर थे जिन्होंने ये पुल बनाया था, राम सेतु। और राम सीता का तो मजाक तो आप किसी भी आजकल कॉमेडियन भी मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इनसे अपने धर्म के बारे में कुछ सहा नहीं जाता। तो एक तरह का वो जो इंटॉलरेंस है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं में भी ये बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसका मुझे जो लगता है रीज़न ये है कि क्योंकि एक तरफ से एक हिंदू धर्म के तो जो देवी देवता हैं उनका अपमान एक तरफ से लगातार होता रहता है, लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म की किसी चीज़ की बुराई करें या कुछ ज़्यादा ही बोल दें तो वो असहनीय हो जाता है, लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो शायद किसी को भी पसंद नहीं आए, और ये जब तक ठीक नहीं होगा देश में इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और इस्लाम तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई रिफॉर्म होगा। शायद सऊदी अरेबिया ने अभी 2-4 साल पहले औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं, तो शायद ये शुरुआत हो। अब तो औरतें अकेले भी बाहर जा सकती हैं वहाँ पे। तो ये एक रिफॉर्म है। रिफॉर्म तो वहीं से होगा क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में कट्टरता को फैलाया, वहीं से पैसे मिले हैं सभी दुनिया भर में कट्टरता बढ़ाने के लिए। तो ये जो किताब है इसमें खिलाफत की मूवमेंट के बारे में बात हुई है, मालाबार में जो किलिंग्स हुई थी हिंदुओं की उसके बारे में बात हुई है। इस मालाबार में किलिंग हुई, इसमें तो मुस्लिम लीग के एक लीडर का कहना था कि मुसलमान डर गए थे इसलिए उन लोगों ने इतने हिंदू मार दिए। वह डर के कारण कोई किसी को मार सकता है। खैर ये उनका एक नैरेटिव था जिसमें ये बताया गया कि मुसलमानों ने मजबूरी में हिंदुओं को मारा, उनको वो डर गए थे। ये बिल्कुल गलत है। और फिर जो है इसमें अलीगढ़ एएमयू के बारे में भी है, और अंबेडकर साहब का क्या सोचना था 2 नेशन थियरी के बारे में, आर्मी के बारे में, ये सब है। और जो नेहरू लियाकत जो पैक्ट था वो माइनॉरिटी, दोनों देशों में माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए, उसका क्या पाकिस्तान ने तो उसका कभी ख्याल नहीं किया। तो उसके बारे में भी डिटेल्स हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर कश्मीर के बारे में ये बात करते हैं जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी सारे आर्टिकल सिर्फ कश्मीर के बारे में ही एक पार्ट इन्होंने लिखा है जो एक अलग से एक मतलब पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है वो आर्टिकल 370 और 35A के बारे में जो है, मेनली ये 370 का ही है जिसको नलीफाई किया गया है। और उस पर
तो अब एक टेम्पररी था, उसको आप कितने भी झगड़ उस पर कितने भी कीलें ठोक ले, वो परमानेंट तो नहीं हो सकता। यही काम जो है कश्मीर के पॉलिटिशियन से करने की कोशिश की थी जब इन्होंने इस सब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था कश्मीर के। तो आप कितनी भी कीलें ठोक लें, उसको वो परमानेंट नहीं हो सकता। और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दिया। इसका कोई मतलब नहीं था। आप अगर सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, आपको सिर्फ इसलिए एक नई प्रिविलेज चाहते हैं क्योंकि आप मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, ये तो सही नहीं है। आप इसको कैसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप भले ही कुछ भी कहें। आपको फाइनली तो इंटीग्रेट होना ही है इंडिया में। आप या तो आप खुल के कहें कि नहीं हमको पाकिस्तान के जाना या इंडिपेंडेंस लेनी है, वो आप कह नहीं रहे। आप गोल गोल बात घुमाए जा रहे हैं। हर 10 साल में आप लोग अपना जब मन करता है आप अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं। तो जब मन करता है आपने इस कश्मीर में जो है एक तरह का राइट विंग को हवा दे दी। 80s में यही किया शेख अब्दुल्ला ने, और उसके बाद 1990-91 में उसकी जो फल मिला वो यही था कि कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दिए गए। तो जहर तो पॉलिटिशियन ने ही बोया है कश्मीर में, जो ये अब्दुल्ला फैमिली है या और भी हैं, इन्होंने 80s में इतना जहर बोया कि जो बाहर निकल के आया। तो ये पॉलिटिशियन जो कश्मीर के हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये तो एक चीज़ हो गई कश्मीर के बारे में। आर्टिकल 370 और 35 एक ये जो, और ये CAA का जो प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, वो तो अननेसेसरी था। उसमें इनको कोई, जब भारत के किसी मुसलमान को इम्पेक्ट ही नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए थी। ये तो उन सिटीजन्स के लिए था जो 2014 तक इंडिया में आ चुके थे, ऑलरेडी थे, और सताए हुए थे, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से भगाए हुए थे, और बांग्लादेश के भी कुछ शरणार्थी थे। तो इन लोगों को दी गई नागरिकता, तो इनसे किसी को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि इन देशों के मुस्लिम्स को भी दी जाए तो फिर तो 2 नेशन थियरी आपकी ख़त्म हो गई। आपने जो जिन्ना साहब ने जो बनाई थी उस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों दे भाई आपको, आपने 2 नेशन 3 नेशन, दो, खैर बांग्लादेश पाकिस्तान बनी गई, एक ही नेशन था पहले। तो अगर आपने बना ही लिया है तो फिर आपको इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। खैर ये इंटरनल में भारत के लेफ्टिस्ट जो हैं उनकी पॉलिटिक्स है। वो एक ऐसे प्रिज्म से इंडिया को देखते हैं जिसमें मतलब हिंदू जो है वो सेकुलर बना रहे, उसकी सिविल कोड अलग हो, वो एक नॉर्मल हो, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ जो हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, वो अपने अलग पर्सनल लॉ रखें, उनको अलग से सुविधाएं मिलें। ये सब हमारे देश के लेफ्ट ने आज तक किया है। हो सकता है उन्होंने ये शायद ये सोचा हो कि शायद ये इसका अगर वो करना भी चाहते तो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि मुस्लिम तो इसको बहुत शुरू से ही अपोज कर रहे थे। लेकिन इसका सबसे अच्छा टाइम तो 50s में था। आपने सारे रिफॉर्म अगर 50s में कर दिए होते तो कोई चूँ भी नहीं करता। अब कैसे कोई करेगा? अब तो करने में इनको बहुत दिक्कत, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे ही रिफॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक वाला हुआ या हलाला वाला जो था उसको गवर्नमेंट ने सॉल्व किया। तो ये धीरे धीरे होगा, और एक एक करके होगा। जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में जा रही है 370 को और 35 को हटा के CAA को ला के। CAA से मेरे ख्याल से तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो भी इंडियन सिटीजन है उसकी सिटीजनशिप तो कहीं नहीं जा रही है, वो तो इंडिया का ही रहेगा। तो इस तरह से ये किताब है, आप इसको पढ़ें। और ये अच्छी किताब है। इसमें ये एक रेफरेंस बुक की तरह भी यूज़ हो सकती है। आपको अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पढ़ना है तो इसमें मिल जाएगा। मतलब 1905-6 से लेकर 1950-55 तक के मेजर इश्यूज़ इसमें कवर किए गए हैं। जिन्ना मोहम्मद इकबाल पे भी एक पूरा एक आर्टिकल है। CPI और गंगाधर अधिकारी की रिपोर्ट पे भी एक आर्टिकल है। तो ये काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश गई है, एक तरह से टॉपिक बना के कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक रेफरेंस बुक की तरह कभी भी यूज़ की जा सकती है। तो आप ज़रूर पढ़ें इसको और अपने व्यूज़ शेयर करें।
तो दोस्तों, ये थी आज की बुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ये रिव्यू जो है बुक का शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।